दुरुस्त आता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है पाकिस्तान पर अपने रुख को लेकर। हुआ क्या है, एक एक डिटेल आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। ईरान जंग का अंजाम क्या होगा? क्या युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होने वाला है? इस सवाल का जवाब मुमकिन है आज मिल जाए। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप अपनी वॉर टीम के साथ बैठक करेंगे। आशंका जताई जा रही है कि डील ना होने की वजह से ट्रंप नए हमलों को भी मंजूरी दे सकते हैं। दूसरी ओर ईरान भी नई जंग की तैयारी कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि IRGC के पिछले तजुर्बे कुछ ऐसे रहे जिसके बाद उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा, लिहाजा ईरान 3 मोर्चों पर लड़ने की प्लानिंग पर अमल करता हुआ दिखता है। बिल्कुल, इन सभी हलचल के बीच एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टकराव बढ़ने लगा है। बारूदी सुरंगें बिछाई जाने लगी है। अमेरिका बहुत ज्यादा गुस्से में है, जबकि संकेत यह है कि अब बात वार्ता नहीं बल्कि बारूदी विध्वंस की तरफ जा रही है, क्योंकि ईरान लगातार अमेरिकी हथियारों को टारगेट बना रहा है। खबर के मुताबिक ईरान लेबनान का बदला लेने के लिए किसी भी वक्त UAE को भी टारगेट बना सकता है। तो ये तमाम खबरें होंगी आपके सामने, एक्सपर्ट से हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर क्या है ये आपको बता दें। जी हां, और हमारे साथ करुणा 2 खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। जल्दी से उनका तारुफ करा दिया जाए। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और पूर्व राजदूत JK त्रिपाठी जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थोड़ी देर में ताजा अहम खबरों के साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बड़ी खबर, ईरान पर हमले को लेकर यह अहम खबर आ रही है। अमेरिका ने ईरान में टारगेट तय कर दिए हैं। ईरान में बचे हुए टारगेट्स की लिस्ट तैयार कर दी गई है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने यह लिस्ट तैयार की है। NBC न्यूज के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो ईरान में जो बचे हुए टारगेट्स हैं उनकी फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने यह लिस्ट तैयार कर ली है। और देखिए एक और बड़ी खबर अमेरिका से, एक और ये बहुत बड़ी खबर है। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है एक बार फिर। सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बाद दोनों नेताओं के बीच बात हुई है। द जेरूसलम पोस्ट की खबर है ये। तो क्या दोनों नेताओं के बीच अगले युद्ध को लेकर बात हुई? क्या अगला चरण, अगला फेज युद्ध का शुरू होने वाला है, इसको लेकर क्या रणनीति तैयार की जा रही है? और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त जुड़ चुके हैं। एक तरफ नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की है और इजराइल का रुख, मनीष, हम सब जानते हैं कि इजराइल हर हाल में चाहता है कि जंग दोबारा किसी तरह से शुरू की जाए। जो मौजूदा डेवलपमेंट है वो किस ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट मीटिंग भी करने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि उसमें ईरान पर बड़ा फैसला मुमकिन है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की यह चिंता है कि कहीं अमेरिका और खास करके प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के साथ एक ऐसा डील ना कर ले जिससे ईरान का पक्ष और अधिक मजबूत हो जाए, और फिर जिस ईरान को कमजोर होते हुए देखना चाहता है इजराइल, वो उसके ठीक विपरीत हो जाए। और इसीलिए लगातार इजराइल की तरफ से और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से यह दबाव डाला जा रहा है अमेरिका पर कि वो जल्दबाजी में इस तरह की कोई गलती ना करे या फिर राजनीतिक दबाव में ऐसी कोई गलती ना करें, क्योंकि बकौल इजराइल उनका मानना यह है कि ईरान को कमजोर करना ही अमेरिका और इजराइल के हक में होगा और इसके लिए युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। जो दूसरी बात है कि अगर रिजीम चेंज ना भी हो रहा हो तो कम से कम जो संवर्धित यूरेनियम का मसला है या फिर उनके जो मिसाइल कार्यक्रम है, क्योंकि 40 दिन की जंग में या फिर इससे पहले 12 दिन की जंग में ईरान ने अपनी ताकत का जिस तरह से परिचय दिया है इजराइल के सामने, तो इजराइल को लग रहा है कि अब इसके आगे अगर ईरान को किसी समझौते के नाम पर ज्यादा समय दिया गया तो भविष्य में आने वाले सालों में यह इजराइल के लिए ज्यादा खतरा होगा। तो इसीलिए वो लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि वो इस तरह का डील ना करें। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं डील तो कर रहा हूं लेकिन मैं इजराइल के हक में करूंगा, और उसी के तहत उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे मुल्क को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने तक की बात कही है। तो नेतन्याहू और ट्रंप आपस में एक डील कर रहे हैं कि कौन किसकी सुने। जी बिल्कुल, और कुछ वक्त पहले ये खबर भी आई थी मनीष की कैसे अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने साइडलाइन भी कर दिया है जो बातचीत चल रही ईरान और अमेरिका के बीच, इससे इजराइल को, और इन सब के बीच ये बातचीत क्या हो रहा है अभी फिलहाल देखना होगा। एक और बड़ी खबर ईरान को लेकर व्हाइट हाउस में आज बहुत बड़ी बैठक है।
राष्ट्रपति ट्रंप कैबिनेट के साथ करेंगे बड़ी बैठक और इस बैठक में ट्रंप की वॉर टीम भी मौजूद रहेगी। आप देखिए ये बैठक किसके साथ हो रही है, जो वॉर टीम है उसके साथ बैठक करने वाले हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि बहुत हो गया, बहुत वक्त दे दिया गया ईरान को और अब वो आगे की रणनीति तैयार करते नजर आ रहे। पहले कैंप डेविड में होनी थी बैठक, खराब मौसम की वजह से कैंप डेविड में बैठक नहीं हो पाई। तो ईरान पर आज बड़ा फैसला हो सकता है। 5 बड़ी बातें क्या है? व्हाइट हाउस में आज बड़ी बैठक है। नंबर 2, कैबिनेट के साथ ट्रंप करेंगे बैठक। वॉर कैबिनेट के सभी सदस्य से मौजूद रहेंगे। ईरान को लेकर ट्रंप ने बुलाई है बैठक। पहले कैंप डेविड में बैठक होने वाली थी, हमलों को क्या मंजूरी मिलेगी, सवाल है। ईरान के मौजूदा रुख पर बैठक में चर्चा होगी। ईरान पर हमले को मंजूरी मिल सकती है। टारगेटेड एयर स्ट्राइक की मंजूरी संभव है। बैठक में हमले का ब्लूप्रिंट हो सकता है पेश। हमला तय क्यों है? अमेरिका ईरान में अभी तक डील नहीं हो पाई है। दोनों देशों में वार्ता भी नहीं हो रही है। होर्मुज में फिर से हालात तनावपूर्ण हैं। संजय मैस्टन सर, एक बात आपसे मैं समझना चाहूंगा कि क्या आपको लग रहा है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले खबर यह आती न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से कि अब किसी भी वक्त दोनों नेताओं की तरफ से, मुस्तफा खामनेई और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डील पर फाइनल साइन हो सकते हैं और उसके बाद फिर अचानक से पूरा जो माहौल है, जो रुख करता हुआ नजर आता वो यू टर्न ले लेता है। और अब खबर आ रही है कि जो वॉर कैबिनेट है उसके साथ बैठक करने वाले डोनाल्ड ट्रंप। क्या हालात, क्या आसार आपको नजर आ रहे हैं सर? देखिए, जो हालात हैं वो इस प्रकार है। पहली बात हमें ये समझना चाहिए, पाकिस्तान का हमने वर्णन किया जी। पाकिस्तान वो देश है जो, पहली बात, उसके इजराइल के साथ रिलेशंस कभी अच्छे रहे ही नहीं है। मध्यस्थता वही कर सकता है जिसके हर कंट्री के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, और खासकर जो वॉरिंग फैक्शंस के साथ, उनके साथ तो, इजराइल के साथ तो उनकी हेट्रेड है। और अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है कि अब्राहम अकॉर्ड को, ये जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं या जो इसमें शामिल हैं, और शामिल पाकिस्तान, वो अब्राहम अकॉर्ड्स में जाके शामिल हो जाए। तो ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और इसी में साथ में पाकिस्तान का बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि वो डुप्लीकेट गेम खेल रहा था। और अगर आपको याद होगा, तकरीबन 3 हफ्ते पहले पाकिस्तान ने अपने जो बॉर्डर ट्रेड के रूट्स भी खोल रखे थे ईरान के साथ। तो जो ये ब्लॉकेड लगाया था अमेरिका ने, उस ब्लॉकेड का मतलब ये था कि ब्लॉकेड से वहाँ पर ईरान में इकोनॉमिक हालात इतने ख़राब हुए, लेकिन बॉर्डर ट्रेड पाकिस्तान ने खोल दिया है। तो पाकिस्तान को तो ऊपर शुरू से एक बहुत बड़ा सवाल चिन्ह और क्वेश्चन मार्क है। अब सवाल होता है, ये जो मीटिंग हो रही है और ख़ासकर इसमें ये तमाम इम्पोर्टेंट हेड्स बैठ रहे हैं और इसमें वॉर मिनिस्ट्री भी बैठ रही है। मेरे को लगता है, देखिए, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो लंबी सीज फायर दी थी, ये शायद प्रिपेरेटरी पीरियड था। प्रिपेरेटरी पीरियड में कई देशों को इसमें मौका मिल गया, यूएई को मिल गया, जिसमें आपको पता आयरन डोम डिप्लॉय हो गया। बिल्कुल सही बात है सर। और आपने पाकिस्तान का जिक्र किया। लिंडसे ग्राहम वो शख्स हैं जिनकी डोनाल्ड ट्रंप बहुत सुनते हैं, और अब लिंडसे ग्राहम का ही रुख पाकिस्तान पर बिल्कुल बदलता हुआ नजर आ रहा है। हमारी अगली खबर इसी से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान की मध्यस्थता पर ट्रंप के करीबी सांसद का बयान। पाकिस्तान की मध्यस्थता से दिक्कत हो रही है, लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं। इजराइल से पाकिस्तान की दुश्मनी पुरानी है। क्या आज इस बात का एहसास हो रहा है लिंडसे ग्राहम को? यह सवाल है। ईरानी जेट्स पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर रखे गए, ये लिंडसे ग्राहम ने कहा है। लिंडसे ने इजराइल को लेकर पाकिस्तानी नफरत को असली वजह करार दिया है। तो आप देखिए, पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी है लिंडसे ग्राहम। वो क्या बोल रहे हैं या फिर एक तरह से क्या वो चेताने की कोशिश कर रहे हैं? नंबर 1, ईरान जंग में पाकिस्तान की जो मध्यस्थता है उस पर सवाल खड़े किए गए। नंबर 2, पाकिस्तान की मध्यस्थता समाधान नहीं बल्कि अब एक समस्या बनती जा रही है। नंबर 3, अब्राहम अकॉर्ड्स को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया है। जी हां, इजराइल को लेकर पाकिस्तानी नफरत के चलते सवाल उठ रहे हैं। ईरान के सैन्य विमान को पाकिस्तान बेस में छिपाया गया। लिंडसे ग्राहम एक अमेरिकी सांसद हैं और उनकी तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर अब्राहम अकॉर्ड्स को किस तरह से पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खारिज कर रहे हैं, यह आपको दिखाते हैं। अब्राहम समझौते पर कैसे पाकिस्तान फंस रहा है, जानिए आप। तो आखिर अब्राहम समझौते पर पाकिस्तान कैसे फंसता हुआ नजर आ रहा है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और वजह क्या है?
पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को मान्यता क्यों नहीं दी है एज अ नेशन? यह आपके लिए जानना जरूर। देखिए, अगर शामिल हुआ तो पाकिस्तान में विद्रोह हो सकता है। पाकिस्तान को फिलिस्तीन समर्थक नीति बदलनी पड़ेगी और पाकिस्तान पुरानी दो राष्ट्र समाधान नीति के सख्त खिलाफ है। जी, अब होगा क्या? यह कदम पाकिस्तान की इस्लामिक पहचान को धक्का पहुंचाएगा। पाकिस्तान के अंदर भारी राजनीतिक विस्फोट संभव है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका में पाकिस्तान आज की तारीख में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और यह किसकी बदौलत है मनीष? अमेरिका की ही बदौलत। तो अमेरिका में चाहे लिंडसे ग्राहम हो या फिर खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, उन्हें क्या यह जानकारी भी नहीं दी गई कि पाकिस्तान का इजराइल को लेकर रुख क्या है और उसे मध्यस्थ बना लिया गया? मनीष, आवाज मिल रही है आपको? मनीष से लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जेके त्रिपाठी साहब, सबसे बड़ा सवाल तो मनीष, मैं आ रहा हूं आपके पास। जेके त्रिपाठी जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या पाकिस्तान इजराइल को लेकर क्या सोचता है? पाकिस्तान की इजराइल को लेकर पॉलिसी क्या है, इसका अंदाजा ही नहीं है। ना तो लिंडसे ग्राहम को, ना वो जिसको सलाह दे रहे थे राष्ट्रपति ट्रंप, उनको, और पाकिस्तान को मध्यस्थ बना लिया गया। देखिए, पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाने के पीछे मजबूरी पाकिस्तान की थी, अमेरिका की नहीं थी। पाकिस्तान अमेरिका की नज़रों में चढ़ना चाहता था, इसलिए उसने ये कर दिया। लेकिन अब समस्या ये है, आपने देखा पिछले 1 महीने से पाकिस्तान की ओर से कोशिश हो रही है वार्ता की और सीज़फायर की और एक समझौते की। लेकिन कोई भी मध्यस्थ जो होता है, मध्यस्थ 1-2 चीज़ें शर्तें होती हैं। एक तो मध्यस्थ निरपेक्ष होना चाहिए, बिल्कुल वो बायस नहीं हो सकता, निष्पक्ष होना चाहिए, जो पाकिस्तान नहीं है। जैसा आपने बताया कि ईरान, लिंडसे ग्राहम ने कहा कि ईरान के प्लेन्स को पाकिस्तान ने अपने एयरपोर्ट्स पे पनाह दी है, छुपाया है। दूसरी चीज़ ये है कि मध्यस्थ जो है वो इतना ताकतवर होना चाहिए कि वो दोनों देशों से कुछ बातें मनवा सके, दोनों देशों को थोड़ा सा एक कदम तुम चलो एक कदम हम चले वाले इस वाली तर्ज पे ला सके। लेकिन पाकिस्तान तो एक हरकारा, एक पोस्टमैन, एक मैसेंजर से ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाया। सर, लेकिन पाकिस्तान ने जो चाहा इस मामले में कर तो लिया। अमेरिका को जो समझाया, अमेरिका वो मानने के लिए तैयार हो गया। पाकिस्तान को मीडिएटर की भूमिका दे तो दी गई। मतलब अमेरिका ने ये क्या सोचकर किया? मैं तो ये समझना चाह रहा हूं सर, इजराइल को लेकर क्या पॉलिसी है पाकिस्तान की, फिलिस्तीन को लेकर पाकिस्तान क्या सोचता है, ये अमेरिका को अंदाजा ही नहीं है क्या? देखिए, ये अमेरिका को अंदाज़ा था, लेकिन अमेरिका के जो हुक्मरान हैं, ख़ास तौर से आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ, ये अमेरिका से पैसा लेने के लिए इतने उतावले थे कि ये हर काम करने को तैयार थे। और यहीं पर पेच फंस गया, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम जानती है कि पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा से इजराइल के खिलाफ रही। इजराइल को तो रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, मान्यता भी नहीं दी है, और न द्विराष्ट्र उसको डॉक्ट्रिन को की है। तो अब ऐसे में पाकिस्तान के सामने आपने सही आकलन किया कि ये समस्या हो जाती है कि इधर समुंदर है, उधर खाई है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जेके त्रिपाठी सर, हम देख रहे हैं कि कैसे अब भारी बेइज्जती का जो सामना है वो पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। मनीष झा भी हमारे साथ बने हुए। मनीष, एक बात बताइए, आखिर क्या सोचकर, वही बात है जो अभी समीर बोल रहे थे कि क्या सोचकर अमेरिका ने तय किया कि बतौर मध्यस्थ पाकिस्तान को रखा जाएगा? हम तो देख ही रहे किस तरह से पाकिस्तान ने अभी हाल ही में इजराइल को पूरी तरह से उसका वजूद तक मिटा देना चाहिए, ऐसी बातें कही गई थी। और इजराइल तो बहुत अहम पक्ष इस पूरे डायलॉग प्रोसेस का। तो कैसे विश्वास किया जा सकता है मध्यस्थता पर पाकिस्तान की? देखिए, मध्यस्थता की आड़ में दरअसल पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका अपने डर्टी वर्क के लिए कराना चाह रहा था ईरान के खिलाफ। आप मुझे बताइए, दुनिया में क्या कोई और ऐसा मुल्क है जिसके राष्ट्राध्यक्ष को ईरान भेजा जाए और कहा जाए कि तुम वहां पर मेरे लिए जासूसी करके आना? और कौन सा देश, छोटा से छोटा देश मुझे बता दीजिए, कोई देश नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान वो कर रहा है। आपने देखा कि जनरल मुनीर वहां पर गए या पाकिस्तान के डेलीगेशन के कोई गए, इंश्योर किया गया कि किसी भी हालत में चाहे पाकिस्तान, ईरान के सुप्रीम लीडर या ऐसे लोगों से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाए। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान वाले आके वहां पर अमेरिका के लिए जासूसी करने आए हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान को नहीं पता है, ईरान को बिल्कुल पता है। लेकिन इसी वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को चुना, क्योंकि बकौल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पाकिस्तानी डर्टी वर्क में माहिर हैं। देखिए, एक घर में किचन भी होता है, बाथरूम भी होता है,
बेडरूम भी होता है, डाइनिंग रूम भी होता है, लेकिन बाथरूम का अपना काम है। तो पाकिस्तान जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त उसी भूमिका में है और इसीलिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया। अब पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने भरोसा जीतने के लिए ईरान से कहा कि ठीक है आप अपने प्लेन हमारे यहां रख दो, लेकिन अमेरिकियों को यह पसंद नहीं आया और इसीलिए लिंडसे ग्राहम अभी वो बात बोल रहे हैं जो ट्रंप सोच रहे हैं। दूसरी बात आप देखिए, जहां जहां मामला फंसा बदनाम किसे किया गया? पाकिस्तान को किया गया, क्योंकि वो ज्यादा आसान था अमेरिका के लिए। जब पहले राउंड की बातचीत फेल हो गई और पाकिस्तान में, तो क्या कहा गया कि नहीं नहीं लेबनान वाला कंफ्यूजन जो है वो पाकिस्तान की वजह से हुआ। बारंबार ये कहा गया कि पाकिस्तान की वजह से ही ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग अमेरिका और ईरान के बीच नेगोशिएशन में हो रही है। तो ये सब सूट करता है उन्हें। हाँ, जब मुद्दे की बात आई तो अब कहा जा रहा है कि मध्यस्थता का काम अब कतर करेगा, पाकिस्तान नहीं करेगा। तो पाकिस्तान एक तरह से यूज एंड थ्रो की तरह है, जिसको उठाकर डस्टबिन में डाल दिया गया। अब चूंकि डस्टबिन में डालने के लिए बहाना चाहिए, तो बहाना रखा गया कि अब्राहम अकॉर्ड। अब ट्रंप को पता है कि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड नहीं शामिल करेगा, बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं और आपको जोड़ दूं कि ट्रंप पूछ नहीं रहे जनरल मुनीर से। ट्रंप कह रहे हैं ये बात या तो कर लो और नहीं तो फिर गद्दी खाली करो। तो या तो पाकिस्तान सरेंडर करेगा अब्राहम अकॉर्ड में या फिर मुनीर की गद्दी जाएगी, यही सिचुएशन बनेगा। ठीक है, यानी एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति इस वक्त पाकिस्तान की नजर आ रही है। और देखिए, एक अहम खबर है, अमेरिका की ईरान को सीधी चेतावनी सामने आई है। हर समस्या का हमारे पास समाधान है। अमेरिका के पास खतरनाक वायु सेना है, हमारी सेना दुनिया में कहीं भी हमला करने में सक्षम है, ये कहा गया है। तो क्या अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से ऐलाने जंग होने वाला है? पहली चेतावनी, अमेरिका के पास दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स है। दूसरी चेतावनी, 13,000 एयरक्राफ्ट यूएस की तरफ से तैनात किए गए हैं और यह उसकी ताकत है। तीसरी चेतावनी, ईरान की हर चुनौती का बारूदी जवाब दिया जाएगा। चौथी चेतावनी, एटमी बॉम्बर्स 5th जनरेशन जेट हमले के लिए तैयार है। पांचवी चेतावनी, दुनिया में कहीं भी हमला करने में अमेरिका सक्षम है। और छठी चेतावनी, ईरान की हिमाकतों को बेरहमी से कुचल दिया जाएगा। सातवीं चेतावनी, वार्निंग क्या है? पश्चिम एशिया के 20 सैन्य अड्डों से हमला किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, तो शांति वार्ता का तो फिलहाल कोई सीन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि नए हमले की तैयारी में ईरान भी जुट गया है। अब हो क्या रहा है? युद्ध भूमि के लिए कैसे जंग की तैयारी हो रही है? देखिए, जंग के लिए तैयार रहने का ऐलान कर दिया गया है आईआरजीसी की तरफ से। आईआरजीसी ने फिर से तैयारी का दावा किया है। होर्मुज स्ट्रेट पर इसलिए समझौता अब हम नहीं करने वाले। पश्चिम एशिया में यूएस संपत्ति पर भी हम हमला करेंगे, यह भी क्लियर किया गया। जी हां, पहले से ज्यादा विध्वंसक हमलों के संकेत मिल रहे हैं। अटैक मोड में बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट को रखा गया है। ड्रोन जखीरा भी हमले के लिए तैयार नजर आ रहा है। सड़कों का जहां तक सवाल है, फिर से हमले के लिए लोगों का समर्थन भी जुटाया जा रहा है। अमेरिका के खिलाफ गुस्से को भड़काया जा रहा है। अब कूटनीति आप देखिए, यूएस ईरान में बातचीत नहीं हो पा रही है, अंतिम दौर तक पहुंच ही नहीं पा रही। अमेरिका पर ईरान को भरोसा नहीं है। TV9 के पास क्या जानकारी है? जून 2025 में वार्ता के दौरान हमले हुए। फरवरी 2026 में आपने देखा, वार्ता के बीच अभी तो उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन कैसे ईरान तो बोल रहा था कि अभी हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि वार्ता आगे बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले अमेरिका ने 28 फरवरी को हमला कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट पर पेच फंसा हुआ है, हॉर्मुज पर महायुद्ध तय। ये हम क्यों कह रहे हैं, आपको समझाने की करते हैं कोशिश, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के लिए ये मैटर चिंता का सबब बना हुआ है। पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। अमेरिकी चेतावनी क्या है? बार बार ईरान ने युद्ध विराम तोड़ा। ईरान ललकार रहा है, दुश्मन पर हम इस बार कोई रहम नहीं करेंगे। अमेरिका चेतावनी दे रहा है कि बारूदी सुरंगें ये जो आप बिछा रहे हैं, जो माइंस बिछा रहे हैं, ये बहुत बड़ी हिमाकत है। ईरान कह रहा है कि आदेश मिलते ही हम हमले कर देंगे। कुल मिलाकर अमेरिका यह बताने की कोशिश कर रहा है कि ईरान की साजिश को हमने नाकाम किया है। माइंस बिछाने की कोशिश की जा रही थी, यह हमारे लिए खतरा था, इसलिए हमने इस खतरे को खत्म कर दिया। अटैक को जस्टिफाई कर रहा है। ईरान कह रहा है कि ड्रोन और मिसाइलों से इस बार जवाब दिया जाएगा, यानी हालात बिगड़े तो एक बार फिर भयानक जंग लड़ने के लिए ईरान भी तैयार है। आदेश मिलते ही विध्वंसक हमले कर देंगे, वो ये कह रहे हैं। वहीं अमेरिका की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि ईरान को कीमत चुकानी होगी। तो आप देखिए, कहीं से आपको आसार नजर आ रहे हैं, कम से कम इन बयानबाजियों को अगर आप गौर करेंगे तो कहीं से यह लग रहा है कि दोनों में समझौता हो पाएगा, या फिर एक बार फिर
विध्वंसक जंग छिड़ने के आसार हैं। तो कुल मिलाकर स्थितियां यही नजर आ रही हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए, इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। यूएन में पाकिस्तान को भारत की लताड़। पाकिस्तान आतंकवाद का स्पॉन्सर है, यह भी हरीश की तरफ से कहा गया। भारत में पाकिस्तान हमले की साजिश को रचता है, पी हरीश की तरफ से पाकिस्तान को लताड़ा गया है। भारत को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का पूरा अधिकार है। तो यूएन में पाकिस्तान की एक बार फिर से कैसे किरकिरी हुई है और पाकिस्तान को आईना दिखाया गया है कि आखिर पाकिस्तान की सच्चाई क्या है। और यूएन में भारत की तरफ से पाकिस्तान को लताड़ा गया है। पी हरीश की तरफ से जो कहा गया वो आपको बता दें। साफ कहा गया कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है। Member state, the permanent members must deliberate on this matter. Mr. President, I am compelled to respond to baseless and unwarranted remarks made by Pakistan today. India would like to set the facts straight. Independent India began its life battling with cross-border aggression by Pakistan, which coveted Indian territories that had become a part of India as a result of their complete legal and irrevocable accession. Pakistan, by waging several wars and inflicting unprovoked aggression against India, and through its continued sponsorship of cross-border terrorism, has violated the principles of sovereignty and territorial integrity and peaceful coexistence. The use of cross-border terrorism by Pakistan and its doctrine of bleeding India by 1,000 cuts exposes its hollow rhetoric and the rhetoric of commitment to the UN Charter. India has every right to defend itself from such cross-border terrorism. Pakistan will have to accept that there are consequences to its sponsorship of cross-border terrorism. Pakistan's harnessing of the malevolent forces of terrorism, religious extremism, violent radicalism, and anti-India rhetoric has continued unabated since its creation. The facts in this regard are on public record and need no further elucidation. Pakistan must credibly and irrevocably end its support for all forms of terrorism.